दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाज़िर हूँ तमाम लोगों के लिए सीटेट 2021 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब बाल मनोविज्ञान के लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट है वो 15 दिसंबर 2021 से शुरू होने वाला है, सीटेट का एग्ज़ाम जो है। ठीक है, तो उसी के क्रम में ये कुछ 15 क्वेश्चंस हैं जो कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब बच्चे जो गलतियां करते हैं उनके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ठीक है। बच्चे जब त्रुटियां करते हैं, जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उस पर अधिक ध्यान न दे। लास्ट है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। देखिए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का की प्रक्रिया का अंग है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक गलतियां कैसे करोगे। तो मतलब अगर आप गलतियां करो इट मीन्स की यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन जो है ये है। सीटेड में बच्चे को बचा लिया आपने तो समझिए कि सीटेड आपका पार हो गया। बाकी के 3 ऑप्शंस सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं, एक ऊपर एक नीचे। देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पे है आपका, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय का जो बच्चा है वो किस वातावरण में सबसे अच्छे तरीके से सीखेगा। ठीक है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं बता दूं इससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। जब आप भी कहीं जाएं, अगर आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है, तो आप उस जगह को उस जगह से जो है आपका लगाव ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना। बाकी के अगर ऑप्शन पढ़ना है आपको पढ़ लीजिए, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी होता है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। नहीं, हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही, यहाँ पे पर ही का मतलब केवल आ गया। ठीक है, ये सही होगा ही नहीं जहाँ पे ओनली आ जाए। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने के। अब बच्चा अगर निष्क्रिय होगा तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे सटीक ऑप्शन इसका ए है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से अगला प्रश्न यहाँ पे आपका ये, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। मैं बताता हूँ, शिक्षक जो है सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। सिंपल सा, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो कि बार बार सीटेट और टेट में भी कभी कभार आपसे पूछ दिया जाएगा। अलग अलग जो स्टेट के टेट हैं उसमें भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो एनसीएफ जो है, एनसीएफ पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। वो फैसिलिटेटर होता है बच्चों के लिए। मतलब अगर मान लीजिए वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उनको कोई परेशानी आ रही है तो उस चीज़ को वो सुगम करके आसान तरीके से उसको समझाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, इसलिए उनको सुगम करता बोला गया है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है क्या। संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमास का समायोजन, और अगला है उद्दीपक अनुक्रिया जो है आपका उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो क्या होगा इसमें से, क्या होना चाहिए। ले वाइगोस्की महोदय के अनुसार जो है इसमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है सही होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो है ना, ठीक है, ये सबसे सटीक ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें भी 2 प्रश्न हैं। देखिए, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, समाज संरचना सिद्धांत की बात की जा रही है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे, मानकीकृत परीक्षण देते हैं, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण का मतलब समझ रहे हैं। प्रत्यास्मरण मतलब उसको याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना।
तो ऐसा तो नहीं है। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे सामाजिक संरचना की बात हो रही है, सामाजिक संरचना सिद्धांत की बात हो रही है। आपको बता दूं, इसका जो है सहयोगी प्रोजेक्ट जो होता है, सहयोग करेंगे जब एक दूसरे की, तो वो सामाजिक संरचना का हिस्सा है, क्या, सहयोग, ठीक है, कोलैबोरेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता नहीं। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सबसे सही चीज इसमें यही है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि वह शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन में अनुभव से, ऐसा तो नहीं है कि स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ठीक है। चलिए, स्कूलों में शिक्षा जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक नहीं, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करेगी, तो वही पता चलेगा कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, रैंकिंग करेंगे तो ठीक नहीं है। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना। जब क्षमता समूह की बात आ जाए कि मतलब कमज़ोर को थोड़ा अलग बना देना और अच्छे बच्चों को अलग बना देना, सही नहीं होगा वो। परियोजना विधि, क्षमता, फिर से देखिए, क्षमता समूह बनाना, आगे क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग नहीं। करके सीखना बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट विधि अभी मैंने बताया था, और सहयोग से सीखना। प्रोजेक्ट करके मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो उस ज्ञान को वो आ जाता है इसी में, आपका करके सीखने में। और उसके बाद है सहयोग, तो सहयोग से सीखना अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। एक दूसरे से जो है बच्चे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो सबसे अच्छी विधि जो चीज़ है वो यही होगी आपकी। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता की बात यहाँ पे की जा रही है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन, बिल्कुल सही बात है ये। शिक्षक द्वारा अनुकूलित मतलब उनके अनुकूल, और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर, मतलब किस तरह से वो प्रेरक तरीका अपना के बच्चों को प्रेरित करता है, ठीक है, इससे इस पे निर्भर करेगा। बच्चों में प्रतिभाशालिता के किसके कारण हो सकती है? देखिए, बच्चों में प्रतिभाशालिता जो होती है, एक तो आनुवंशिकता, मतलब माँ बाप ब्रिलियंट है, बच्चा ब्रिलियंट होगा, ठीक है। और वातावरण जो होता है ना, वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट से ही आप प्रतिभाशाली बनते हो, ठीक है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन सही लग रहा है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने के लिए मना किया गया है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा, देखिए, सिर्फ उत्तर की नकल करेंगे तो प्रभावी ढंग से थोड़ी सीख पाएंगे। सिर्फ नकल कर लिया मतलब जो सर ने कह दिया बस नहीं, मतलब क्वेश्चंस वगैरह होने चाहिए ना, तो वो अगर अलग अलग गतिविधियों में भाग लेंगे सक्रिय रूप से, एक्टिवली, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे बाकी बाकी की अपेक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए। नहीं, क्यों? बच्चा क्या करने आता है? तो जब सिर्फ आप ही सब क्वेश्चन आंसर करोगे तो बच्चा क्या करने आएगा स्कूल में भाई? गलत है ये। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में क्या, क्यों, कब, कैसे पूछने के लिए उनको प्रेरित करिए। पूछने के लिए हतोत्साहित, डिस्करेज की बात की जा रही है, बिल्कुल नहीं। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बात तो वही है। क्यों नहीं दोगे भाई? तो पढ़ा किस ले रहे हो आप? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित, अरे नहीं सर, ऐसा मत करिए। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, ये हमको मान के चलना है। जो एडुकेशन साइकोलॉजी है, जो बाल मनोविज्ञान है, वो ये बोलती है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। बच्चा कभी भी गलत नहीं है, आप अपने आप को देखना होगा आपको, ठीक है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता, केवल जिस ऑप्शन में केवल आ जाएगा वो ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता है। सीटेट का तो ये रूल है।
बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, ऐसा नहीं है। यह है कि सभी बच्चे जो हैं सीखने के लिए स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो आज के लिए ये जो है आपके बाल मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ लगती है, कुछ सही नहीं लगता है या ऐसा लगता है कि कुछ मैंने गलत बोल दिया है, तो आप उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको ऑथेंटिक रूप में प्रोवाइड कराई जाएँ, इसमें किसी भी तरह की कोई एरर ना हो। ठीक है, तो आप ये जो वीडियो देख रहे थे वो एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश नाम के चैनल से देख रहे थे। आपका